तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेटर चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं वाई 10% अमेरिकन्स थिंक अर्थ इज़ फ्लैट बाय ध्रुव राठी। तो दोज हु नो मी दे नो कि मेरे को ऐसी चीज़ों में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है बड़ा। एंड मैंने इसके बारे में सुना हुआ है काफ़ी बार कि कुछ जगह पे कहा जाता है कि अर्थ जो है पड़ी वो एकदम बिल्कुल फ्लैट है पड़ी। लाइक जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैट, वैसे नहीं। लाइक आप स्पेस में बाहर जाके देखेंगे तो अर्थ फ्लैट है पड़ी कुछ लोगों के हिसाब से। तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी नहीं क्योंकि मेरे को ये बेसलेस बात लगी थी। तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, और अभी ध्रुव लेके आए तो लेट्स गेट इनटू इट। जितना इन्फॉर्मेशन मिले उतना बेटर है। तो बिना किसी तरीके जंप करते लेट्स गो। क्या दुनिया में कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है कि सच में इस थ्योरी में यकीन कर बैठे? इसका जवाब है अफसोस हाँ दोस्तों। अमेरिका में 10% लोग, यूके में 3% लोग, ब्राजील में 7% लोग सही में इस थ्योरी में मानते हैं। अंटार्कटिका चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती के नीचे गिर जाओ। वाह क्या लॉजिक है। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन कैसे होते हैं, बाइबल और कुरान में फ्लैट अर्थ के बारे में एग्जैक्टली क्या लिखा है? नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2002 अमेरिका में रहने वाले 46 साल के माइक ह्यूज एक बड़ा ही अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पेशे से ये एक लिमोजीन ड्राइवर थे और ये अपनी लिमोजीन में बैठकर एक बहुत ही लंबी छलांग लगाते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए 103 फीट लंबी छलांग। एक 3000 किलो की गाड़ी में बैठकर इतने लंबे डिस्टेंस तक जंप करना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है लॉन्गेस्ट लिमोजीन रैंप जंप का। लेकिन माइक यहां नहीं रुकते। 12 साल बाद 2014 में ये अपने खुद के गैराज में बनाए हुए एक रॉकेट के जरिए हवा में 1300 फीट ऊपर तक जाते हैं। ये रॉकेट जब क्रैश करता है तो इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन अभी भी इनका मन नहीं भरा था। 2016 में अपना प्लान बताते हैं कि कैसे इनका मकसद है वायुमंडल की सीमा को पार करके आउटर स्पेस में जाने की कोशिश करना और इवेंचुअली बैलून्स के जरिए 32 किलोमीटर की ऊंचाई से रॉकेट्स को लॉन्च करना। अमेरिका में इन्हें मैड माइक करके बुलाया जाने लगा क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इतने जानलेवा डेयर डेविल वाले स्टंट्स करेगा। अब उसने अपनी लाइफ जी ली, अब उसको बकचोदी करनी है बेसिकली। इस नए स्टंट को करने के लिए मैड माइक को पैसों की जरूरत थी, तो ये किक स्टार्टर कैंपेन शुरू करते हैं। लोगों से डोनेशंस मांगते हैं कि करीब $1 लाख इन्हें दिए जाएं ताकि ये स्टंट ये कर सके। And actually Kickstarter campaign, and what we're going to do is we're going to try to break my record. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को इनके प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ये सिर्फ $310 इकट्ठे कर पाते हैं। सिर्फ 2 लोग इन्हें पैसे डोनेट करते हैं इस चीज के लिए। पर कुछ समय बाद माइक कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से अचानक से हजारों डॉलर्स की डोनेशंस इनके पास आने लग जाती हैं। ये कहते हैं कि ये साइंस वाइंस जैसी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करते, सिर्फ जो आंखों से दिखता है उसमें यकीन करते हैं। बट दैट्स व्हाट एक्चुअली साइंस आल्सो डू ना। लाइक साइंस भी बेसिकली प्रूफ्स के अकॉर्डिंग ही काम करती है ना। आंखों देखी, वो भी आंखों देखी, पढ़ी लिखी समझी हुई सूझबूझ लगाई हुई बातों पे ही यकीन करते हैं। लाइक जब कोई चीज़ थ्योरी होती है वो थ्योरी होती है। लाइक वर्म होल्स एक थ्योरी है बड़ी, ब्लैक होल्स के अंदर की जो कहानी बोली जाती है वो एक अपने आप में थ्योरी है। मल्टीवर्स जो है पड़ा वो थ्योरी है पड़ी, उसको साइंस एज अ साइंस पार्ट कंसीडर नहीं करा जाता है। साइंस का मतलब ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रूफ के बेसिस पे चलना। तो आइदर उसने क्लेम गलत दिया है, डेफिनेशन गलत दी है, आइदर एक्चुअली वो मैड हो चुका है। कहते हैं कि स्टंट को करने के पीछे इनका असली पर्पस है अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में जाकर ये देखना कि हमारी धरती सही में गोल भी है या नहीं। I believe the world is a different shape than what we were taught in those programs. No, it's a fact कि धरती पूरी 100% सर्कुलर नहीं है, वो ओवल शेप में है पड़ी। ये तो फैक्ट ही है पड़ा, बट फ्लैट नहीं है। वो 100% सर्कुलर नहीं है पड़ा, वो हो ही नहीं सकता है। लाइक कुछ ना कुछ फॉर्मेशन है पड़ी। अर्थ अपने ऐसे लेवल पे नहीं घूमता, वो ऐसे लेवल पे घूमता है, वो थोड़ा बहुत है पड़ा। Centers, which is called public school system. Now the edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. और यही बात इनकी फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के लोगों को बड़ा प्रभावित कर जाती है। माइक सीधा बोल देते हैं कि वो तो फ्लैट अर्थ में विश्वास करते हैं। Now yesterday, the sun and the moon was in the sky here at the same time, which is not possible, in my belief, on a globe. The sun and the moon was in the sky here at the कि वो तो फ्लैट अर्थ में विश्वास करते हैं। Now yesterday, the sun and the moon was in the sky here at the same time. एक ही समय पर आकाश में थे, हाँ होते हैं। Which is not possible, in my belief, on a globe. ब्रो क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ इस पे। लाइक
अगर आप देखें सुबह का जो 7-8 बजे का टाइम होता है, जब सन बिल्कुल ऑलमोस्ट राइज ही कर रहा होता है हमारे लिए, नॉर्थ वालों के लिए, तब भी हमको चांद देखने को मिल जाता है। या 7 बजे नहीं तो 6 बजे देखने को मिल जाता है, बट मिल जाता है। कई बार 8:30 बजे तक, 9 बजे तक भी मिल जाता है, अगर सनराइज उतना अच्छे से ना हुआ हो तो। ब्रो वो लाइटनिंग का ही है ना, चांद में अपना प्रकाश नहीं है। चांद का प्रकाश ही सूरज की रोशनी की वजह से होता है। सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है घूमते टाइम ही, और चांद से फिर धरती पे आती है, इसलिए वो रात में चमकता हुआ दिखता है। बट जब ऊपर चला जाता है, जब वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे होते हैं कि चांद भी दिख सके, तब उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी पड़ रही होती है, और उसके व्यू से हम उसको देख पाते हैं सूरज के साथ में भी। ये बेसिक सेंस है बड़ी। ये तो ओके, लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते तो क्या कहें। I don't believe anyone convinced me the world is round because they have no proof. ये सुनकर आप सवाल करोगे दोस्तों, क्या सच में इतने बेवकूफ लोग दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें सही में लगता है कि हमारी धरती गोल नहीं है? इसका जवाब है अफसोस हाँ। And the earth is flat. The earth is फ्लैट flat. नहीं है, गोल भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, एग्जैक्ट गोल नहीं है, कुछ हद तक गोल है। In reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. Their Earth is indisputably not round. 2021 में किए गए इस सर्वे को देखिए। अमेरिका में करीब 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो सही में मानती है कि अर्थ इज फ्लैट नॉट राउंड। इसमें आप अलग अलग एजेस का ब्रेकडाउन देखेंगे तो जो नई जनरेशन है, जेन जी और मिलेनियल्स, वो और भी ज्यादा इसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये कंस्पिरेसी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूके में करीब 3% लोग इसमें मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। ब्राजील में, एंड टू बी फेयर, ये ना वो लोग होंगे जो अर्थ मैप देख के आते हैं ना। अर्थ मैप में सारा कुछ फ्लैट बनाना पड़ता है, उसमें गोल नहीं बना सकते आप। ये आधे से ज्यादा तो सिर्फ वही पढ़ के उस बेसिस पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे फ्लैट बना हुआ है तो चलो यार ये भी फ्लैट है, बड़ी अर्थ असलियत में फ्लैट। कम ऑन मैन, नहीं हो सकती। आप आंख उठा के भी देखोगे ना आसमान में तो भी आपको वो गोलाई नजर आएगी, ऑटोमेटिक नजर आएगी वो। आप किसी भी पे अगर आप फ्लैट एरिया पे जा रहे हो तो आप चलते रहो कितना 12,000 किलोमीटर कुछ में है ना धरती, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद, लास्ट मैंने पढ़ा था। तो आप 12,000 किलोमीटर क्रॉस कर दो तो आप फिर स्पेस में गिर जाओगे सीधा। आप वापसी वहीं कैसे पहुंच जाते हो? वाई इट इज द फैक्ट कि आप इंडिया से घूम के जाओगे न्यूजीलैंड तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप यहाँ से जाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज अर्थ राउंड है ना, सॉरी, इट्स बिकॉज अर्थ राउंड है, इसीलिए आपकी टाइमिंग में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो तभी हो रहा है। ऑन द अदर नोट, सूरज फिर 12 के 12 घंटे दोनों जगह सेम क्यों नहीं होता? मतलब 24 घंटे या फिर जितना भी घंटे कह लो, इनके तो अलग ही कहानी है। तो उस हिसाब से बोलूँ तो वाई इट इज द फैक्ट, अमेरिका में जब अंधेरा होता है तब हमारे रोशनी होती है, फिर तो सारी जगह अंधेरा होना चाहिए या सारी जगह रोशनी होनी चाहिए। वो टाइम क्यों चेंज होता है हमारे लिए उस टाइम पे? में करीब 7% लोग, बुल्गारिया में करीब 8% लोग। tunisia के देश में तो एक जियोलॉजी पढ़ने वाली पीएचडी की स्टूडेंट ने एक थीसिस सबमिट करने की कोशिश करी थी कि अर्थ इज फ्लैट। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी इतनी स्टूपिड बातों को सच मान बैठते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग जो इस चीज में मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आता है, वो एजुकेटेड भी हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं और अपनी बिलीफ्स को लेकर आर्ग्यू भी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण की वजह से वो इतने सिंपल फैक्ट को झूठ मान बैठे हैं। आज के वीडियो में आइए दोस्तों इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को गहराई से समझते हैं। इन लोगों की राय में आखिर धरती दिखती कैसी है? कुछ फेमस सवाल इस थ्योरी से रिलेटेड, क्या बाइबल या कुरान में ऐसा कुछ लिखा गया है? और आखिर क्या कारण है कि लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरी में यकीन कर बैठते हैं? बहुत चीजें हो जाएंगी ब्रो। फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड तुम कैसे बनाओगे? इसका जो हीट सोर्स है पड़ा धरती के अंदर, उसको कैसे तुम बनाओगे? इसमें जो वेंट्स है पड़े समंदर के अंदर, उसको कैसे बनाओगे? कहाँ तक डिफाइन करोगे इसको? सर्कुलर में वी कैन डिफाइन, बट फ्लैट में तुम एक चीज डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें से मैं 100 सवाल पूछ लूंगा, तुम्हारे पास एक का जवाब नहीं होगा। वेंट्स कैसे बना सकते हो तुम? फ्लैट सरफेस पे वेंट्स नहीं बना सकते जिसमें से हीट सोर्स निकल जाए। हीट सोर्स फ्लैट एरिया पे कैसे रखोगे जो सारी जगह डिवाइडेड हो? वो सर्कुलर सेंटर में रहेगा तभी सारी जगह डिवाइडेड होगा। फ्लैट में ऐसे रहेगा और ये फ्लैट है पड़ा, तो बॉर्डर को कैसे प्रोवाइड करवाओगे? अगर तुम ये कहोगे कि नीचे से है पड़ा तो फिर वो वापसी सर्कुलर में आ जाएगा। कहाँ तक कवर करोगे इस बात को? अब आज के जमाने में जहां इंटरनेट है, एरोप्लेन्स हैं, स्पेसशिप्स हैं, वहां अनगिनत तरीके हैं ये साबित करने के कि हमारी धरती एक्चुअली में एक गोला है। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है दोस्तों? आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोगों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया था बिना इन सारी चीजों के। 500 बीसी के अराउंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने चांद और सूरज की तरफ देखा और नोटिस किया कि ये तो गोल है, और सिर्फ अपने इंट्यूशन के बल पे ये अंदाजा लगाया कि अगर ये गोल है तो धरती भी गोल ही होगी। फिर
सॉरी टू इंटरप्ट बिटवीन दैट, वो लोग पता है उसको भी कह देंगे ये गोल नहीं, ये ऐसे मुड़ा हुआ और यहाँ से देखोगे तो फ्लैट। भाई क्या बोले भाई, लोग कुछ भी करते हैं आजकल। एरिस्टोटल 350 बीसी के अराउंड उन्होंने नोटिस किया कि जब लूनर एक्लिप्स होता है, धरती की शैडो मून पर पड़ती है तो वो भी एक राउंड शेप में आती है। और साथ साथ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो समुद्र में जहाजों को देखते हैं, दूर के जहाज जो होराइजन पर दिखाई देते हैं, जब वो आ रहे होते हैं पास। आप क्लास 6th 7th 8th ठीक है सर, ठीक है, पढ़ा दिया 11th या 12th चलो और तो सबसे पहले उनका ऊपर का हिस्सा हमें दिखता है, धीरे धीरे बीच का हिस्सा और लास्ट में हमें उनका बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व्ड है और गोल है। फिर 200 बीसी में आए इराटोस्थेनेस। इन्होंने कुछ लकड़ियों को जमीन में डाला और दोपहर के समय में शैडोज को ऑब्जर्व किया। एक लकड़ी को एक जगह रखा और दूसरी लकड़ी को उससे किलोमीटर दूर रखा। दोनों लकड़ियों की शैडोज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी। एग्जैक्टली जो मैंने पॉइंट बोला था, अगर वो फ्लैट होता तो वो पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा होता ना, वो जैसे ये फ्लैट है, ये पूरा का पूरा अगर ऐसे घूम रहा है, फिर धरती ऐसे घूम रही है, तो वो टाइमिंग उन दोनों के लिए चेंज नहीं हो सकती। ऐसे में वो ऐसे धूप पड़ रही है तो वो वैसे ही धूप पड़ेगी। बट अगर धरती गोल है, गोल में अगर ऐसे ऐसे घूम रही है तो वो चीज ऐसे डिफरेंशिएटर वो हल्का 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 होता रहेगा। और अंदाजा लगाया कि धरती का सरकमफ्रेंस करीब 37,500 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर के बीच में होगा। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर था। बाद में 1600s में जब तक आइजैक न्यूटन आए, इस चीज को फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा था कि धरती गोले की शेप में है और कोई भी इस चीज पर डाउट नहीं करता था। लेकिन 1865 में फिर आता है एक महान आदमी सैमुअल रोबॉटम नाम से, जो लिखता है ये महान किताब ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी, अर्थ नॉट अ ग्लोब। इस किताब को एक क्लासिक माना जाता है आज की फोटो में भी ग्लोब बना हुआ है फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के द्वारा। इस किताब के अंदर लिखी गई सैमुअल की कुछ मेन आर्ग्यूमेंट सुनिए जरा। ये बंदा कहता है कि जब भी मैं समुद्र में जाता हूं और दूर देखता हूं तो होराइजन हमेशा फ्लैट दिखाई देता है, और अगर धरती मेरे को लिटरली जब वो बोट का टाइम आया था, मेरे को लगा शायद से ये फ्लैट वाली बात वहीं पे क्लियर करे कि लोगों को इसके बेसिस पे लगा होगा। होती तो ये फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड दिखाई देता। इसके अलावा जितनी भी लेक्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, उन सब के ऊपर जो पानी का लेवल होता है वो फ्लैट होता है, वो कर्व्ड नहीं होता। और जमीन पर भी इसका कहना था कि जमीन कभी कर्व्ड नहीं दिखती इसे, और चीजें कितनी भी दूर। ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात किसी ने भी नहीं कही है कि लैंड कर्व्ड है पड़ा। लैंड को कर्व्ड किसी ने नहीं बोला है कि आप जहां पे देख रहे हो वो कर्व्ड है, या समंदर देख रहे हो वो कर्व्ड है। धरती को बोला गया कि वो है पड़ी जो एक ग्लोब की शेप में, सर्कल की शेप में है पड़ी। धरती को बोला गया, फ्लैट लेवल को नहीं बोला गया। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर के ऊपर क्लाउड्स भी है, उसके ऊपर ओजोन लेयर भी है, बहुत चीजें हैं पड़ी। उसको भी कंसीडर करो ना। आप सिर्फ ये तो फ्लैट सरफेस पे देखोगे तो स्ट्रेट ही दिखेगा, वो तो हर चीज स्ट्रेट दिखेगी, कुछ कर लो। अब वो ओवरऑल देखो ना, बाहर जाने पे कितना दिख रहा है अर्थ। अब लैंड सरफेस देखोगे, लैंड सरफेस वो भी इस लेवल पे स्ट्रेट है पड़ा, साइडों के लेवल पे वो भी सर्कुलर है। वहां पे भी वो यूं नहीं है कि ऐसा है पड़ा, वो भी सर्कुलर ही है। दूर दिख रही हूं, वो हमेशा दूर दिखती रहती हैं, कभी भी दिखनी बंद नहीं होती इसकी राय में। इसलिए धरती फ्लैट है, गोला नहीं है। इसने अपने इस अप्रोच को ज़ेटेटिक करके पुकारा कि सिर्फ जो आंखों से दिखता है उस पर यकीन किया जाएगा। मतलब बाकी सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इसकी ये बातें सुनते तो अपना माथा पीटने लग जाते हैं। इसने अपनी एक नई थ्योरी बनाई कि धरती कुछ ऐसी दिखती है, बीच में नॉर्थ पोल है, पूरी धरती फ्लैट है और चारों तरफ एंड में एंटार्क्टिका की बड़ी बड़ी आइस की पहाड़ियां। सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, बट मेरे को भी अपने थोड़ा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है तो बार बार मेरे को बोलना रहता है। अगर ऐसा होता जैसा इसमें कहा गया है, तो मैं अगर पॉइंट ए पे खड़ा हूं, जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है पड़ा, अगर फ्लैट है धरती, अगर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं तो मेरे को बी पॉइंट का लास्ट दूर तक दिखता ना। वाइट इज द फैक्ट, मेरे को कुछ किलोमीटर तक ही दिखता है। इट इज बिकॉज कि उसके आगे कर्व वो आता है, ऑटोमेटिक आता है कर्व, इसलिए वो लिमिटेड ही दिखता है। मैं यहां से देखूंगा तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा कितना मिल जाएगा, 500 किलोमीटर मिल जाएगा। कुछ भी यूज कर लो आप, इसमें क्या टेलीस्कोप यूज कर लो, कितना यूज कर लो, वो एक लिमिट तक ही दिखे। उसके बाद क्योंकि कर्व स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। महान है भाई दुनिया। उन पहाड़ियों को पार कर लिया तो धरती से नीचे गिर जाओगे आप। कुछ फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानने वाले लोगों का इसका उल्टा मानना है। वो कहते हैं कि एंटार्क्टिका की जो पहाड़ियां ये कभी खत्म ही नहीं होती, ये एंडलेसली इनफाइनाइटली चलती रहती है। इस फ्लैट अर्थ में सूरज और चांद का क्या होता है, रात और दिन कैसे होते हैं, इसको लेकर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल प्रपोज किया गया है इन लोगों के द्वारा।
ये देखिए, ऐसे तो नहीं इनके है। हिसाब से सूरज और चांद सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमते रहते हैं धरती के ऊपर, और उनकी रोशनी एक स्पॉटलाइट की तरह पड़ती है एक एरिया पर। अमेरिका में फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के द्वारा ये जो रिसेंट मॉडल प्रपोज किया गया है, इसके अनुसार सन और मून सिर्फ 50 किलोमीटर के डायमीटर में और धरती के ऊपर करीब 5500 किलोमीटर की हाइट पर सर्कल करते हैं। लेकिन असलियत में जैसा हम जानते हैं, सन करीब 100 सबसे बड़ा है बड़ा भाई सूरज 50 मिलियन किलोमीटर दूर है धरती से, और मून करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है धरती से। इस फ्लैट अर्थ में सन और मून के पाथ कुछ ऐसे दिखाए गए हैं जिसकी वजह से समर और विंटर होती है। मार्क सर्जेंट, जो कि आज के जमाने के ऑलमोस्ट राजा हैं इस फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के, इनके अनुसार सनलाइट जो होती है वो गर्म होती है और मूनलाइट जो होती है वो ठंडी होती है। ऐसा होने के पीछे जो प्रूफ बताया जाता है इनके द्वारा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं दिन के समय में घर के अंदर टेम्परेचर देखो और घर के बाहर टेम्परेचर देखो, धूप में खड़े होकर कितना होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन रात के समय में यही चीज करोगे, घर के अंदर टेम्परेचर देखोगे और घर के बाहर टेम्परेचर देखोगे, जब चांद निकला हुआ है तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा दिखता है। वाह क्या लॉजिक है। वैसे इस तरीके के स्टूपिड विचार हर किसी के दिमाग में आते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस तब हो जाती है जब आप अपने स्टूपिड विचारों को बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए अंधाधुंध सच मान बैठते हो। आज के जमाने में तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल हो, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स उसका तुरंत जवाब दे देंगे। पूछकर देखो, इज मूनलाइट कोल्ड, शो मी प्रूफ, आपको इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा लेटेस्ट साइंटिफिक। ये देखो, जैसा मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि मूनलाइट भी असलियत में मून की लाइट नहीं होती, सूरज की रोशनी उस पर जाती है, फिर वो हमारी धरती पे आती है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इनफैक्ट मूनलाइट इज सिंपली रिफ्लेक्टेड सनलाइट, द टेम्परेचर ऑफ मूनलाइट इटसेल्फ डज नॉट हैव ए कूलिंग इफेक्ट, द आइडिया दैट moonlight is cold is a misconception possibly stemming from observations where temperature drop at night when the moon is visible. Let me explain the science behind it. The moon reflects sunlight, which means the light we see from the moon is essentially the same light as the sun's, just much dimmer. Stop. The temperature at night drops because the earth is no longer receiving direct sunlight, but this isn't caused by the moonlight itself. आई होप तुमको इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि मेरे को क्लैरिफाई ना करना पड़े। एक्सपेरिमेंट्स डिबंकिंग द मिथ दैट मूनलाइट इज कोल्ड टिपिकली इन्वॉल्व मेजरिंग टेम्परेचर्स इन द मूनलाइट एंड इन द शेड ऑफ मूनलाइट एट नाइट, फुल स्टॉप। द टेम्परेचर डिफरेंस observed is not due to the cooling power of moonlight but rather the natural heat dissipation into the atmosphere at night. Areas shaded from the moon are often blocked from heat radiation from the ground, so they may appear warmer, but that warmth comes from heat trapped by the surrounding environment, not from the moon itself. लास्ट पार्ट मैं समझा देता हूँ। लास्ट पार्ट में ये कहा गया है कि आपके घर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आप सारे दिन की जो गर्मी होती है वो उसको एब्जॉर्ब करके रखते हो अपनी दीवारों पे आसपास, इसलिए होता है। बट बाहर की तरफ देखो तो वो सारा का सारा निकलने लग जाता है विद टाइम। जैसे मून आ जाएगा, सूरज भी यूँ थोड़ी है कि सूरज गया मून आ गया इंस्टेंट, नहीं, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। उसके बीच में सूरज की किरणें भी कम होती है, सूरज का टेम्परेचर भी कम होता जाता है धीरे धीरे। धरती जैसे जैसे घूमती जाती है, सूरज आगे निकलता जाता है, वो टेम्परेचर कम होता जाता है, वो धीरे धीरे फॉल होता है। बट हमारे कमरे बाहर से इतने गर्म होते हैं कि वो टाइम लेता है फॉल होने में कंपैरेटिवली, बस उतना सा फर्क है। ओके, एविडेंस के बेसिस पर। यही कारण है कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ शब्दों में लिखा है, एआई इज द बिगेस्ट डिसरप्शन फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क। ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि आने वाले सालों में दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा नौकरियों पर एआई का असर दिखेगा। अगर आप यहाँ पर एआई में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो मैं अपना चैट जीपीटी कोर्स रेकमेंड करना चाहूंगा। हिंदी में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ 8.5 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसमें मैंने चैटबॉट्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स से लेकर एजुकेशन सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, घर के कामों में ढेर सारे अलग अलग यूज केसेस समझाए हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट चैप्टर्स जो अभी पिछले महीने ही अपडेट हुए हैं उनमें आप सीखेंगे इमेज जनरेशन, वॉइस मोड, अपने खुद के जीपीटीज बनाना और खुद के कामों में अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाना। स्क्रीन पर आप कुछ लेटेस्ट रिव्यूज देख सकते हैं जिन लोगों ने इस कोर्स को लिया है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए फ्लैट 40% ऑफ पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जरूर जाकर चेकआउट करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बट चैट जीपीटी की भी अपनी लिमिट्स होंगी। चैट जीपीटी सैमुअल पर हम वापस आए तो ऑफ कोर्स जॉब्स को लेने वाला है, बट उसकी भी अपनी एक लिमिट्स होंगी।
अपने जमाने में वो अकेले नहीं थे। लेट 1800s के समय में इस मॉडर्न फ्लैट अर्थ मूवमेंट का जन्म होता है। एक और बड़ी फेमस किताब है ये 1885 की 100 प्रूफ्स दैट द अर्थ इज नॉट अ ग्लोब, लिखी गई विलियम कारपेंटर के द्वारा। इन लोगों ने शुरू से ही रिलीजन का भी सहारा लिया था अपनी इस बकवास को सच साबित करने के लिए। जानबूझकर ये बाइबल के कोट्स को मिस इंटरप्रेट करने लगे। बाइबल के रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 में लिखा गया है, एंड आफ्टर दीज थिंग्स आई सॉ 4 एंजल्स स्टैंडिंग ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ होल्डिंग द 4 विंड्स ऑफ द अर्थ। अब इन 4 कॉर्नर्स को मेटाफोरिकली भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे कि हम बातों बातों में कहते हैं कि धरती के कोने कोने में। इसका मतलब ये नहीं है कि धरती में असली में कोने हैं, कॉर्नर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बस कहने का एक तरीका है बात को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं भाई, बाइबल में द 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ लिखा गया है, इसका मतलब कि अर्थ स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में होगी। 1893 में बनाए गए इस नक्शे को देखिए, इसमें अर्थ को एक स्क्वायर की तरह दिखा रखा है जिसके 4 कोने में 4 एंजल्स मौजूद हैं। लाइक लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग फॉर यू। हाँ, ये नॉर्मल तेल की डब्बी है। मान लो ये 2 गोल धरती है, एक यहाँ खड़ा कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो। ये क्या लॉजिक है? चारों जगह पे खड़ा होना है ना, 4 जगह पे, ये 2 यहाँ खड़े हो गए, 2 यहाँ खड़े हो गए, बात खत्म। ये क्या बकचोदी है भाई? ऐसे ही जेनेसिस के चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा गया है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी अ फर्मामेंट इन द मिडस्ट ऑफ वाटर्स एंड लेट इट डिवाइड द वाटर्स फ्रॉम द वाटर्स। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर वाटर्स अबव, आसमान की बात करी जा रही है, और वाटर्स बिलो, समुद्र की बात की जा रही है, और एक डोम सा है जो इन चीजों को डिवाइड कर रहा है। इसलिए इन्होंने मॉडल बनाया जिसमें फ्लैट अर्थ एक डोम की तरह है। इसको लेकर 2016 में एक पूरी किताब छाप दी गई थी, फर्मामेंट वॉल्टेड डोम ऑफ द अर्थ। आज के दिन करीब 70% लोग जो फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानते हैं वो इस डोम थ्योरी में भी मानते हैं। उनका मानना है कि ये फर्मामेंट डोम टाइप का अर्थ को कवर कर रखा है। उनका मानना है धरती एक्चुअली में ऐसी दिखती है। अब यही चीज कुरान के साथ भी करी जाती है, जानबूझ के कुरान के वर्सेस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है फ्लैट अर्थ की थ्योरी को साबित करने के लिए। चैप्टर 71 वर्स 19 में लिखा गया है, एंड अल्लाह हैज मेड द अर्थ फॉर यू स्प्रेड आउट एज अ कारपेट। अब जिन लोगों को मिस इंटरप्रेट करना है वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट एज अ कारपेट का मतलब है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि स्प्रेड आउट का मतलब है चारों तरफ फैला हुआ, वास्ट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिबल बनाया धरती को। यही कारण है कि ओके, मैं समझ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ये धरती है और ये उसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, नीचे कुछ भी नहीं है। और हाँ, जो बेसिक साइंस कहती है वो कहते हैं ये धरती है और इसके चारों ओर जो है बड़ा अपना एटमॉस्फेयर चल रहा है। भाई मैं तो इसी में ही मानता हूँ। ये तो भाई अलग ही है बड़ा। क्या बोले भाई, क्या इसकी क्या आप क्लैरिफिकेशन दोगे? समंदर भी तो आपको एक लिमिट तक दिख रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना है आप एक कोने से देख रहे हो, बीच में आपको धरती दिख रही है, फिर वापसी समंदर दिख रहे हैं, फिर धरती दिख रही है, फिर वापसी समंदर दिख रहे हैं। आप यूं नहीं है ना कि आप एक पॉइंट पे खड़े हो, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, फिर समंदर दिख रहा है, फिर आपको कुछ और दिख रहा है, फिर समंदर दिख रहा है, फिर आपको इंडिया दिख रहा है, फिर समंदर दिख रहा है, फिर आपको वो अंडमान निकोबार दिख रहा है, फिर समंदर दिख रहा है, फिर वो अफ्रीका दिख रहा है। ऐसा थोड़ी ना है ब्रो, आपको एक लिमिटेड ही दिखता है। लिमिटेड तभी दिखता है ना क्योंकि वो कर्व है बड़ा। 9th और 10th सेंचुरी एडी के बाद से ही ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कॉलर्स एक स्फेरिकल अर्थ में ही मानते आए हैं। हालांकि बीच बीच में इक्के दुक्के ऐसे लोग जरूर निकल कर आ जाते हैं। 2015 का ये आर्टिकल जहां पर सऊदी अरब का एक मुस्लिम क्लेरिक कहता है कि अर्थ स्टेशनरी है, और यही बंदा ये भी कहता है कि नासा ने कभी मून लैंडिंग करी ही नहीं। ये एक कॉमन पैटर्न है दोस्तों जो ज्यादातर फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के लोगों में देखने को मिलता है। जो लोग इस कंस्पिरेसी थ्योरी में मानते हैं वो इसके साथ साथ ढेर सारी अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज में भी मानते हैं। वही सर्वे जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, सेम परसेंटेज ऑफ लोगों को लगता है कि वैक्सीन में माइक्रोचिप डली होती है। सेम लोगों को लगता है कि नासा और बाकी सारी स्पेस एजेंसीज फ्रॉड हैं। कुछ लोग वैक्सीन में माइक्रोचिप, 2000 के नोट में माइक्रोचिप, धरती फ्लैट है, धरती एक जगह स्टिक कर चुकी है, सूरज चक्कर काटता है। भाई क्या बोले भाई इनके लिए, क्या बोले? लाइक साइंस का मतलब ही होता है प्रूफ के साथ चीज़ों को डिस्कस करना, उसके बाद साइंस की लिमिट्स खत्म हो जाती है। अगर साइंस कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता तो साइंस सीधा कह देता है हमारी सोच के बाहर है। बेसिक मतलब ही साइंस का यही है। लोगों ने मिसकंसेप्शन बना रखा है कि साइंस बहुत बड़ा मार्केट है ब्रो। साइंस एक काफ़ी लिमिटेड मार्केट है ब्रो, क्योंकि साइंस सिर्फ और सिर्फ प्रूफ के बेसिस पे चलता है। उल्टा बाकी जो चीज़ें उनका मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे हम आत्मा के बारे में सोचते हैं और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनका जो मार्केट है बड़ा वो बहुत बड़ा है। साइंस का तो बहुत लिमिटेड है ब्रो, बहुत लिमिटेड है। तो ये तक कहते हैं कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती और डायनासोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। इन लोगों के अनुसार अगर आप यूनाइटेड नेशंस के लोगों को देखोगे तो वहां भी एक फ्लैट अर्थ दर्शाई गई है, क्योंकि ये जो लोगो है इसमें इस तरीके का नक्शा बनाया गया है। अब इन लोगों को कोई बताओ जरा, अगर लोगों को पेपर पर देखोगे तो वो हमेशा 2 डायमेंशंस में ही दिखेगा। एक स्फेरिकल शेप को 2 डायमेंशंस में ड्रॉ कर
कर पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप इन लोगों से करोगे तो ऐसे ही अजीबोगरीब जवाब भी सुनने को आपको मिलेंगे। या आपको बताएंगे कि कैसे अंटार्कटिका इस नक्शे में ड्रॉ नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, कंस्पिरेसी है, फ्लैट अर्थ यहाँ पर दिखाई गई है। Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. 1, 2, 3 यहाँ आते हैं हम इन लोगों के माइंडसेट पर। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरीज को सच मान बैठते हैं? इसके पीछे 4 रीजंस कहे जा सकते हैं। पहला है कन्वीनियंस। जो एक्सप्लेनेशन सुनने में ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट लगे, लोगों की टेंडेंसी रहती है उसे ज्यादा सच मानने की, क्योंकि सिंपली आसान है समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हो, एक तरफ मैं आपको बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं, बहुत सारा डेटा दिखाता हूं, चार्ट्स दिखाता हूं कि कैसे CO2 लेवल्स बढ़ने लग रहे हैं ओवर द ईयर्स और इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा आपको कहता है कि ये सब छोड़, बस ये देख कि आज कितनी ठंड पड़ रही है, आज इतनी ठंड है जितनी पिछली 5 सर्दियों में नहीं हुई थी। इससे साबित हो जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग झूठ है। बताओ दोनों में से कौन सी एक्सप्लेनेशन पर आप ज्यादा? फर्स्ट वाली पे ऑफ कोर्स। और टू बी फेयर, एक डायरेक्ट जीता जाता प्रूफ इस साल हमारे को देखने को मिला है। इस साल पिछले आई गेस 10 साल जितनी बारिशें हुई हैं इंडिया में, स्पेशली लाइक राजस्थान डूबा पड़ा है, जयपुर डूबा पड़ा है भाई। हमारे खुद के हिसार में मैं रहता हूँ, हरियाणा में, यहाँ पे भाई पूरे साल में जितनी बारिश आती थी आई गेस उससे भी ज़्यादा हमारे पिछले 2-3 हफ्ते में आ चुकी है। और इतनी तेज बारिश हमारे कभी नहीं आई। दैट्स अ प्रूफ कि हीट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो ऊपर आसमान में भाप इतनी ज़्यादा जा रही है कि इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है। अपने आप को हील कर रहा है नेचर जैसे तैसे करके। हम तो कर रहे हैं ऐसी तैसी नेचर की, बट वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। वो कंटिन्यूस रेनफॉलिंग कर रहा है, बिना रुके कर रहा है, और कुछ नहीं तो मौसम को इतना ख़राब रख रहा है कि हाँ थोड़ा वो वार्मिंग जो है पड़े वो कम हो जाए ग्लोब की। वो अपनी तरफ से नेचर काम कर रहा है और कुछ गधे जो है पड़े वो इस चीज़ को मान नहीं रहे। यकीन करोगे, होपफुली आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि पहली एक्सप्लेनेशन ज्यादा बिलीवेबल है, क्योंकि वहां पर ज्यादा डेटा दिखाया गया है, साइंटिफिक बेसिस पर बात करी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिंपली आसान रास्ता चुनते हैं, कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन चुनते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन कन्वीनियंट सिर्फ इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से नहीं है, ये इसलिए भी कन्वीनियंट है क्योंकि लोगों को अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, कोई डरने की बात नहीं होगी। अगर आपने मान लिया कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आपको खुद के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपके मन के अंदर से जो डर है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए भी ये एक कन्वीनियंट रास्ता है। दूसरा रीजन आता है इंट्यूशन। जो चीजें आपको देखकर पहली नजर में सही लगती हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ऐसा होगा, तो आप उसे ज्यादा सच मान लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैट अर्थ के केस में लोगों को लगता है कि क्या ये ग्रेविटी, क्या ये मैथ्स, क्या ये साइंस, इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है मैं उसे सच मानूंगा। मैं जब चारों तरफ देखता हूं तो मुझे दिखता है कि जमीन फ्लैट है, हर जगह दूर दूर तक फ्लैट जमीन। वो दूर भी तो कितना लिमिटेड है अपना, वो देखो ना गधो, वो दूर कितना लिमिटेड है। वो देखो, वो क्लाउड्स पीछे से क्रॉस कर रहे हैं, वो अधूरा क्लाउड क्यों दिख रहा है? फिर वो पूरा दिखना चाहिए ना। व्हाई इट इज द फैक्ट कि वो क्लाउड अधूरा दिख रहा है मेरे को। क्यों अधूरा दिख रहा है? दिखाओ पूरा। फिर फ्लैट है पड़ा तो फिर ये पहाड़ भी ऐसे क्यों है? इसको भी फ्लैट कर दो। फिर क्यों कर रखा है इसको ऊंचाई पे? दिखती है, इसका मतलब धरती भी फ्लैट ही होगी। धरती असल में इतनी बड़ी है कि इसका कर्वेचर अपनी आंखों से नोटिस करना आसान बात नहीं है जमीन पर रहते रहते। इसलिए इन फ्लैट अर्थर्स को लगता है कि अगर ये दूर कहीं बिल्डिंग्स देख रहे हैं डिस्टेंस में, तो इसका मतलब धरती फ्लैट ही होगी। अगर धरती कर्व्ड होती तो वो बिल्डिंग्स इन्हें दिखनी नहीं चाहिए थी। लोग साइंस से ज्यादा अपनी गट फीलिंग और अपनी ऑब्जर्वेशंस पर भरोसा करने लगते। तो फ्लैट होती तो दूर तक दिखनी चाहिए थी भाई। मैं सारा दिन लड़ सकता हूँ ऐसे टॉपिक्स पे, मैं सारा दिन लड़ सकता हूँ। मेरे को कोई मर्जी बिठा दो सामने, साइंटिस्ट का 14 भी बिठा दो, अगर वो ऐसी क्लेम्स देता है तो भाई मैं लड़ सकता हूँ सारा दिन उससे। यहाँ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार लोगों को अगर किसी फील्ड में बहुत कम नॉलेज होती है तो लोग अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपनी नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन असलियत में बहुत कम नॉलेज होती है। जैसे जैसे नॉलेज लेवल बढ़ने लगता है, लोग रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली में तो उन्हें कम नॉलेज है। धीरे धीरे फिर लोग अपनी कॉम्पिटेंस को कम देखने लगते हैं, और जब सही मायनों में उनको नॉलेज मिलने लगती है तब जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि धीरे धीरे हाँ, अब वो नॉलेजेबल है इस फील्ड में। इस चीज को जैसे कि इस ग्राफ में डिपिक्ट किया जा सकता है। फ्लैट अर्थ जैसी कंस्पिरेसी थ्योरीज को फैलाने वाले लोग अक्सर कहते रहते हैं कि आप अपनी रिसर्च खुद करो, अपने खुद के नतीजों पर आओ। अब बात वैसे कुछ ज्यादा गलत नहीं है, खुद की रिसर्च हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन इस चीज को जब एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया जाता है, अगर आप एक कम समझदार इंसान को कहते हो कि अपनी रिसर्च खुद करो, जिसे रिसर्च करनी ना आती हो, तो वो अपने इंट्यूशन पर रिलाय करने लग जाता है। जो उसे सही लगता है
वो उसे सही मानने लगता है। हमें एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझना हमेशा एक कन्वीनियंट और इंट्यूटिव प्रोसेस नहीं होता है। सैमुअल ने जब अपनी 1865 वाली किताब लिखी थी फ्लैट अर्थ को साबित करने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने अपना एक खुद का एक्सपेरिमेंट किया था साल 1838 में। यूके में एक ओल्ड बेडफोर्ड रिवर है, छोटी सी नदी है। ये उस नदी पर गए और एक बोट में 3 फीट ऊंचा फ्लैग रख दिया। इस नदी के बारे में खास बात यह है कि ये काफी लंबे स्ट्रेच तक बिल्कुल स्ट्रेट नदी बहती है। तो एक तरफ ये टेलीस्कोप लेकर बैठ गए पानी से 8 इंच ऊपर। इन्होंने कहा अगर धरती सही में गोल है तो मुझे अपने टेलीस्कोप से फ्लैग दिखना बंद हो जाना चाहिए कुछ डिस्टेंस के बाद। 6 मील तक ये इस बोट और फ्लैग को देखते रहे और इन्हें फ्लैग हमेशा दिखता रहा। और ये इन्होंने अपनी सिंपल सी ड्राइंग बनाई जिसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्योंकि मुझे ये फ्लैग दिख रहा था इसका मतलब है कि धरती फ्लैट ही है। अब देखो ऊपर ऊपर से देखोगे तो इनकी एक्सप्लेनेशन सही लगेगी। ब्रो कम ऑन मैन, आप एक बात बताओ, मेरे पास अभी क्या पड़ा है और कुछ है गोल? एक चीज तो है इतनी गोल, तो आप यहां से लेके यहां तक देख पाओगे, उसके बाद वो नीचे चली जाएगी। एक चीज है 40,000 किलोमीटर में फैली हुई धरती गोल, तो भाई उसका वो घूमने वाला पॉइंट भी तो काफी दूर होएगा ना। वो घूमने वाला पॉइंट यूं थोड़ी है कि इंस्टेंट आ जाएगा आपके पास, यूं थोड़ी है कि आप यहाँ पे बैठो यहाँ से यहाँ पे करोगे, इतना थोड़ी है गोल। वो रेडियस भी तो देखो ना कितना ज्यादा है पड़ा, उसका डायमेंशन देखो कितना बड़ा है। लेकिन सैमुअल कन्वीनियंस और इंट्यूशन के पीछे भाग रहे थे। इन्होंने रिफ्रैक्शन नाम के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अकाउंट में लिया ही नहीं। फ्लैग इन्हें असलियत में इसलिए दिख पा रहा था क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी। स्कूल में आपने पढ़ा है ना कि लाइट जब अलग अलग डेंसिटी से पास करती है, हॉट एयर से कूल एयर पे जाती है तो बेंड कर जाती है। तो इन्हें असली में फ्लैग नहीं दिख रहा था बल्कि फ्लैग की मिराज दिख रही थी। यही चीज रेगिस्तान में बिल्कुल उल्टी होती है। लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से हमें पानी पड़ा हुआ दिखता है, लेकिन असलियत में भी दिखता है, वो आसमान दिख रहा होता है। इसे भी इवन रोड पे भी ऐसा होता है, पानी लगता है बट वो होता नहीं, फेमसली मिराज कहा जाता है। सैमुअल की बुक पब्लिश होने के 5 साल बाद एक और फ्लैट अर्थर थे जॉन हैम्डन नाम से। उन्होंने साल 1870 में एक शर्त लगाई कि जो भी सैमुअल के एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करेगा उसे 500 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। उस वक्त के फेमस बायोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वैलेस ने इस बेट को लिया और अपना एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया इसे गलत साबित करने के लिए। वो सेम नदी में गए और इस नदी में एक ब्रिज के ऊपर एक ब्लैक बैंड लगा दिया 13 फीट ऊंची हाइट पर। फिर ये इस नदी से 6 मील दूर गए और एक टेलीस्कोप से देखा इसे। लेकिन इस बार रिफ्रैक्शन को खत्म करने के लिए इन्होंने एक बीच में भी पोल खड़ा कर दिया। 3 मील का जो मिड पॉइंट था वहां पर भी एक पोल खड़ा कर दिया जिसपे 13 फीट की हाइट पर एक डिस्क लगाई गई और एक 9 फीट की हाइट पर डिस्क लगाई गई। अगर अर्थ फ्लैट है तो इस ब्रिज पे लगा हुआ ब्लैक बैंड इन्हें अपने टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में जो पोलो आ रहा है उस पर लगी हुई ऊपर की डिस्क उसे ब्लॉक कर देगी, उसके बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में आएगी। लेकिन जब एक्चुअली में इन्होंने देखा तो इन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया। इन्हें ब्लैक बैंड दिख रहा था और उसके ऊपर डिस्क्स दिख रही थी दोनों। ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब धरती में एक कर्वेचर हो, जिसकी वजह से डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। बीच वाले पोल पर लगी दोनों डिस्क्स उन्हें अपने ब्लैक बैंड से ऊपर दिखी। हालांकि इन्होंने शर्त जीत ली, लेकिन उस बंदे ने इन्हें कभी पैसे नहीं दिए, क्योंकि उसने कहा कि इस पर कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुई थी, बहाना मार के भाग गया। यहां पर आता है हमारा तीसरा रीजन दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग। ज्यादातर लोग जो ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन करते हैं वो या तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करते या फिर उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नाम की चीज होती ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक्चुअली में मतलब क्या है कि अपने सोच विचारों को हमेशा एक क्रिटिकल नजरिए से देखो। अगर आप अपनी रिसर्च करके किसी कंक्लूजन पर रीच कर रहे हो तो एक बारी अपने आप से सवाल करके देखो कि क्या कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, किसी चीज को आपने मिस आउट तो नहीं कर दिया। चीजों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखो और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस केस में। अपने आप से हमेशा अपने विचारों के बारे में सवाल करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो? क्या जब आपने अपनी राय बनाई है किसी चीज के ऊपर वो अपने इनहेरेंट बायस की वजह से तो नहीं बनाई? हमेशा अपने आप से सवाल करना जरूरी है, जो कि अगर सैमुअल करते तो अपने एक्सपेरिमेंट में कमियां ढूंढ पाते। अगर वो सही में अपने एक्सपेरिमेंट पर इतने अड़े हुए थे तो अपने एक्सपेरिमेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग तरीकों से दोहराने की कोशिश करते अपने कंक्लूजन को सॉलिडिफाई करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये चीज करना कन्वीनियंट नहीं है, बहुत झंझट है, कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आप अपने आप से सवाल करोगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखोगे, आसान यही है कि जो भी पहला इंट्यूशन आपके मन में आ रहा है उससे यकीन कर लो बिना एक साइंस का क्वेश्चन मेरे भी मन में है पड़ा काफ़ी टाइम से। हमने हमेशा पढ़ा है कि बिगर द मास हैव बिगर द ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं मतलब कुछ और था कि जो बड़ा मास होएगा वही छोटे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये सब हमने ना पढ़ा है
कि जैसे सूरज बड़ा है कंपैरेटिवली तो वो धरती को अट्रैक्ट करता है, धरती बड़ी है चांद से तो वो धरती के चारों ओर चांद अट्रैक्ट होता है। सेम स्टैंड्स फॉर एवरीवेयर, लाइक कहीं भी आप जाके देख लो, किसी भी सिस्टम में जाके देख लो, किसी और लाइक जो हमारा वो है पड़ा नोन का है पड़ा, कौन सा था वो साइरस वगैरह सब जिसमें है पड़े, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट उसमें भी यही चीज़ है पड़ी। लाइक हमेशा ये कहा गया कि लाइक सेंटर में ब्लैक होल सबसे बड़ा है, इसलिए उसके चारों ओर हम रोटेट कर रहे हैं एक तरह से, लाइक अपने सोलर सिस्टम में रहते हुए। और भी चीज़ें जो है पड़ी रोटेट करती रहती हैं। बट देन बात आती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी की। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 800 टाइम बड़ी है, वहाँ पर हमारे से काफ़ी ज़्यादा स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। और बाद में हमको सुनने को मिलता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी ओर आ रही है। तब मेरा एक डाउट क्लियर इसीलिए निकलता है कि अगर वो साइज़ में बड़ा है, अगर उसका मास ज़्यादा है, अगर उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, फोर्सेस ज़्यादा हैं, सारा कुछ ज़्यादा है पड़ा, तो फिर टेक्निकली हमको उसकी तरफ जाना चाहिए। ये क्यों कहा जाता है कि वो हमारी तरफ आ रहा है? उसका जवाब हालांकि मेरे को अभी तक नहीं मिला, बट इट रन्स इन माई हेड, इट ऑलवेज रन्स इन माई हेड। वो हमेशा रहता है। वो ऐसे जो डाउट होते हैं ना, ये मेरे को नहीं पता कहाँ जाके मेरा क्लियर होएगा, बट मैं पूछूंगा जरूर। अगर मैं किसी से भी मिल पाया, इनकेस मैं ध्रुव से मिल पाया या किसी भी साइंटिस्ट से मिल पाया, ये डाउट मेरे को क्लियर करना है पर्सनली। क्रिटिकली सोचें। जो लोग ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज का शिकार बनते हैं वो यही करते हैं। चौथा रीजन है मिसट्रस्ट ऑफ अथॉरिटीज और इंस्टीट्यूशंस। और ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ ऐसे लोग ब्लाइंड बिलीफ रखते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में, लेकिन दूसरी तरफ इनके अंदर ब्लाइंड स्केप्टिसिज्म भी होता है दूसरी साइड के लोगों को लेकर। फ्लैट अर्थर्स को अगर आप कहोगे कि देखो नासा ने फोटो खींच कर दिया धरती की, ये यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये नासा पर यकीन नहीं करते। इन्हें बताओगे कि ये देखो साइंस की किताबों में क्या लिखा हुआ है, तो ये कहेंगे कि ये किताबें सरकार ने लिखी और सरकारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस भी बेसिस पर आप इन्हें सबूत देने की कोशिश करोगे, आपके सबूत को नकार देंगे। इनको गुद्दी से पकड़ के स्पेस में ले जाओगे ना कि देख ये देखो, ये तब भी नहीं मानेंगे। के हिसाब से दुनिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक कंस्पिरेसी है इनके खिलाफ। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, इनके हिसाब से सारे देश इस कंस्पिरेसी में मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ भी अगर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें तो इन्हें पता लग जाएगा कि इनका लॉजिक कितना खराब है। अमेरिका और रशिया जैसे देश जो हर मामले में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं ऑलमोस्ट, वो अचानक से धरती को गोल साबित करने के लिए कैसे एक साथ आ गए? अर्थ की सबसे पहली फोटो जो ली गई थी वो ये थी। 24 अक्टूबर 1946 को अमेरिका ने एक सब ऑर्बिटल रॉकेट भेजा था जो करीब 104 किलोमीटर की हाइट तक गया, और कुछ ऐसी फोटो इसने खींची। इसके करीब 20 साल बाद 30 मई 1966 को ये वाली फोटो ली गई। ये एक सोवियत की कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने फोटो ली थी। कमाल की बात है, दोनों अमेरिका और सोवियत यूनियन जो एक दूसरे के इतना खिलाफ थे कोल्ड वॉर के दौरान, वो इस कंस्पिरेसी के लिए एक दूसरे के साथ में आ गए। आपको सुनने में ये चीज नॉनसेंस लगेगी, लेकिन इन फ्लैट अर्थर्स से पूछो, इनका यही मानना है। इनके अनुसार ये स्पेस एजेंसीज जो रॉकेट्स भेज रही थी स्पेस में, ये एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स थे जो धरती के डोम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। Both sent up rockets high enough to take decent pictures, and what they saw scared them a great deal. How do we know they were extremely concerned about the sky? Because the US and Russia immediately started firing nuclear weapons straight up, and they kept firing for the next 4 years. सरकार से भरोसा, वो चाहे तो ब्रो 1 सेकंड के अंदर धरती पूरी साफ कर सकते हैं, हम भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी चाहे तो कर सकता है। 1 सेकंड का काम है इनके लिए, और वो नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सिक्योरिटी के लिए पड़े वेपन्स, वो यूज़ नहीं होते, और वो आई डोंट थिंक यूज़ होने चाहिए भी और होंगे भी। भरोसा उठना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये मान बैठना कि हर एक चीज जो सरकार कह रही है, हर एक चीज जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो सब बकवास है, ये पागलपंती है। और पागलपंती से याद आया, मैड माइक की कहानी पर वापस आते हैं, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। फ्लैट अर्थ को अपनी कैंपेन में यूज करने की मदद से उन्होंने करीब $8,500 कलेक्ट कर लिए थे अपने स्टंट के लिए। 2018 में वो करीब 1,900 फुट तक पहुंचते हैं और इस बार आराम से पैराशूट करके नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे ये अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनकी अगली उड़ान 22 फरवरी 2020 को इनकी आखिरी उड़ान साबित होती है। अपने घर के बनाए हुए रॉकेट में बैठकर जैसे ही ये खुद को लॉन्च करते हैं, इनका पैराशूट फट के बाहर आ जाता है। रॉकेट जब अपनी पीक पर पहुंचकर वापस नीचे आने लगता है तो माइक अंदर ही फंस जाते हैं, और कुछ इस तरीके से इनकी बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। इनके देहांत के बाद इनका असली सच भी सामने आ जाता है कि ये किसी फ्लैट अर्थ थ्योरी में मानते ही नहीं थे। ये सिर्फ एक स्टंटमैन थे जो उठपटांग चीजें करके अपनी बाउंड्रीज एज आई सेड हाइप के लिए को पुश करना चाहते थे। इन्होंने फ्लैट अर्थर होने का नाटक किया ताकि फ्लैट अर्थ कम्युनिटी वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे डोनेशन ली जा सके। तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, जिन लोगों को एक स्टंटमैन भी आसानी से चंद पैसों के लिए बेवकूफ बना सकता है,
क्या सही में ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए साइंस जैसी कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड चीज की जरूरत होगी कभी? अगर आप भी कोई ऐसी ही कंस्पिरेसी थ्योरी में विश्वास रखते हैं तो जाग जाइए, इन 4 कारणों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं कब कल को कोई आकर आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाकर चला जाए। कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो ओके और कोई है क्या चैट में? मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, कोई और भी है क्या जो फ्लैट अर्थ में भरोसा करता है? अगर करता हो तो मेरे पास आ जाना डीएम में, मैं तुम्हारे साथ सारा दिन बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। इट्स नॉट अबाउट वेलापन, इट्स अबाउट द हंगर आई हैव। मैं कुत्ता हूँ भाई इस मामले में। मेरे को सारा दिन बिठाए रखो इन चीज़ों में। जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं होगी मैं साफ कह दूँगा मेरे को नहीं है नॉलेज, बट जिसकी होगी मैं अड़ दूंगा, मैं सारा दिन लड़ सकता हूँ फिर। बट ओवरऑल दैट वाज माय रिएक्शन ऑन व्हाई 10% अमेरिकन्स थिंक्स अर्थ इज फ्लैट एंड दे आर डम एज। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।